अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ कन्वेंशन में काजी फायजीसा ने जो शिरकत की उससे मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई है उनके खिलाफ। काजी फायजीसा साहब की वजाहत भी आ गई है। इस पर प्रोग्राम में हम आगे जाकर ज़रा तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट इस सिलसिले में है वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जमा भी करवा दी है। बताया जा रहा है कि ये एक सफ़े की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स नहीं जमा करवाए हैं और निगरां पंजाब हुकूमत से जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक प्लान मांगा गया था उन्होंने कहा है कि जी 3 लाख की रिक्वायरमेंट थी, गो के बताया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया था, लेकिन सिर्फ 75,000 एहलकार हैं जो निगरां पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के लिए फराहम कर सकती है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज एक बड़ी डेवलपमेंट, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया। तौहीन अदालत का उनके ऊपर केस था, मुर्तकिब करार पाए गए वो तौहीन अदालत के और ओहदे से फारिग हो गए। अब इसकी जो गो के 2 हफ्ते की उनके पास मोहलत है सुप्रीम कोर्ट से, इसकी कानूनी हैसियत भी जानेंगे, लेकिन इसकी जो रेलेवेंस है उसको जोड़ रहे हैं जो सियासी जो मंजरनामे में सियासतदान हैं, जो रहनुमा है PTI तहरीक इंसाफ के, वो करंट वज़ीर आज़म यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी फवाद चौधरी साहब टू बी स्पेसिफिक, वो कहते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी सबक सीखना चाहिए सरदार तनवीर इलियास वाले सारे मामले से। और उन्होंने साथ ही साथ ये बयान दिया और परवेज़ इलाही साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए हैं, उन्होंने करार ही दे दिया है। बट हमारा सवाल अपने तजियाकारों से कुछ यूँ है कि क्या फ़ंड्स जारी ना होने पर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? और फिर आगे जाकर हम ये जो सारा आज़ाद कश्मीर में मामला हो रहा है इसके ऊपर भी अपने तजियाकारों से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या आप समझते हैं आज मोहलत ख़त्म हो गई, गो के बिल्स पार्लियामेंट पे पेश हुए हैं और पार्लियामेंट का भी एक कवर दिया गया है, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ और क्या होनी चाहिए? देखिए, हो तो सकती है क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, उस ऑर्डर पे गवर्नमेंट अपनी जो भी पोजीशन ले, लेकिन जो ऑर्डर स्टैंड करता है इस वक्त अंटिल अनलेस वो अनडू ना हो, वो ऑर्डर तो स्टैंड करता है। उसके तहत उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी इलेक्शन कमीशन को, वो कंप्लायंस नहीं हुई और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट अभी हमारे सामने तो नहीं है, हमें नहीं पता उस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन अपेरेंटली जो कल पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद तो यही है कि उन्होंने वो पैसे नहीं जमा कराए। अब उसके तहत सुप्रीम कोर्ट वजाहत पहले तलब कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहती है कि जी काबीना का फैसला है तो फिर वज़ीर आज़म को नोटिस हो सकता है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट वो पोजीशन गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है इलेक्शन और ये बहुत वाज़े तौर पे चीज़ सामने आ गई है। उसने उस पर गवर्नमेंट जो भी पोजीशन ले, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि गवर्नमेंट भी और फिर पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही है उससे नज़र यही आता है कि उन्होंने एक अपनी पोजीशन ली है। उन्होंने कहा जी ये जो है 3-4 का जजमेंट है और 4-3 के जजमेंट से ये पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी, ये नोटिस जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उस पर अपनी एक ऑर्डर दिए, तो मुझे तो लगता है कि ये नोटिस इशू हो सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया जाए सुप्रीम कोर्ट की वजह की तरफ से। लेकिन अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती है तो इसमें मुझे नज़र यही आ रहा है कि एक तसादुम वाली सूरत हाल बन रही है और अगर बात उस तक जाती है, कंटेम्प्ट तक जाती है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट लगती है, वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं और पार्लियामेंट जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल ये सिस्टम जाता हुआ लग रहा है। मुझे ये सिस्टम नहीं बचता हुआ लग रहा क्योंकि जितनी हार्ड पोजीशंस हमें नज़र आ रही हैं, जहां ना बातचीत हो रही है, ना इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी तकसीम हमें नज़र आती है। ये सारी सिचुएशन और सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपनी जगह, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो संजीदा हो रहे हैं, इकनॉमिकली आप तकरीबन कोलैप्स हो चुके हैं।
ऐसे में ये सिस्टम कैसे चल सकता है? मुझे तो ये सिस्टम नहीं थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, मुझे जरा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जब आप सिस्टम कहते हैं तो आप सिर्फ हुकूमत की बात कर रहे हैं या फिर आप सारे जितने भी रियासती सुतून है सबकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ हुकूमत के जाने की बात नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि हुकूमत का जाना तो कुछ नहीं है। अगर वजीर आजम पे कंटेम्प्ट फर्ज करें लग जाती है, वजीर आजम नाअहल हो जाते हैं, तो दूसरा पार्लियामेंट दूसरा वजीर लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट कर लेगी। लेकिन ये चीजें, ये सिचुएशन इस तरह नहीं चल सकती। Then what do you mean by system? आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वजाहत से कह दें। पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इस सिचुएशन में वो घुसता हुआ नहीं लग रहा। मेरी तमाम तर जो है सपोर्ट आइन के साथ है, मेरी तमाम तर सपोर्ट पार्लिमानी निज़ाम के साथ है, मेरी तमाम तर सपोर्ट डेमोक्रेसी के साथ है। आप खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ की तरफ मामला जा सकता है, खदशा जाहिर कर रहे हैं। इस तसादुम हो रही है, तसादुम वाली सिचुएशन हो, इकोनॉमिकली आप कोलैप्स हो रहे हो और ऑलमोस्ट ऑल डिफॉल्ट। सर, ये आपकी अहम ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहती हूँ इसके ऊपर हम जरा अगले राउंड में जाके वजाहत से बात करें, क्योंकि आज जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर वाली डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी सियासी असरात क्या हो सकते हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन रीमा, आपसे इसकी मैं कानूनी पोजीशन भी समझना चाहूँगी कि अब डेडलाइन गुजर गई, कंप्लायंस रिपोर्ट जमा हो गई, नई वफाकी हुकूमत की तरफ से करवाया गया, कानून क्या कहता है, अदालती नज़ीरें क्या कहती हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त के जो कि हुकूमत को सेव कर सकते हैं या फिर हुकूमत के खिलाफ हो सकते हैं? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है ये बहुत सेंसेशनलिज्म होगा कि फौरन वजीर आजम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया जाएगा और कन्विक्ट करके नाअहल कर दिया जाएगा। मैं ऐसा होता नहीं देख रही। कल भी हमने ये बात की थी कि इलेक्शन की जो फंडिंग का खास तौर पे मामला है उसमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। कल जो बिल हमने जो नेशनल असेंबली में पेश हुआ उसमें अब उन्होंने कहा है कि सेनेट जो है वो भी अपनी रिकमेंडेशंस दे। वो कहती है कि इलेक्शन कमीशन को जो पैसा देना है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से आएगा और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में किस तरह खर्च करने हैं वो पैसे, उसकी जो आपको अथॉरिटी है या इजाजत है वो पार्लियामेंट देती है। तो अब अगर पार्लियामेंट जो है, मुझे नहीं मालूम क्या इवेंचुअली बिल जो है वो पास होगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम ये नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट में बुलाएगी और उनको कन्विक्ट करेगी और हर पार्लियामेंटेरियन को नाअहल कर देगी? अगर आप बिल्कुल थ्योरेटिकली बात करें फिर तो हो सकता है काबीना, वजीर आजम, हर पार्लियामेंटेरियन सभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाए तो जा सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा? क्या कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस एक्सटेंट तक जाना चाहेगी? मुझे तो ये नहीं लगता। अब देखते हैं अदालत किस मूड में है और वो आगे क्या करती है। दूसरी बात, ये जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली 3-2 से या 4-3 से, हमें नहीं मालूम उसका फैसला क्या है। इस वक्त जो 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया, उन्होंने जो इलेक्शन स्केड्यूल जो है उसको रिवाइज किया, वो जो है वो बेस्ड उस पुरानी जजमेंट से ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जजमेंट बिल्कुल हम लिंक ही नहीं कर सकते, उनमें एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर वो पहली जजमेंट नहीं थी तो दूसरी जजमेंट का जो रीजनिंग है वो ही फॉल फ्लैट कर जाती है। तो एक पॉलिटिकल लिहाज से अगर हुकूमत कहती है और रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास होता है कि हम उसको मानते ही नहीं है कि मेजॉरिटी जजमेंट है, कानूनी तौर पे प्योरली टेक्निकल सेंस में उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली उसकी बहुत हैसियत है। तो मेरा ख्याल है ये भी बैक ऑफ द माइंड होगा सुप्रीम कोर्ट के जब वो फैसला करेंगे कि उन्होंने कंटेम्प्ट के लिए बुलाना है कि नहीं। आखिरी बात रीना छोटी सी, कि लाहौर हाई कोर्ट का भी एक फैसला था जिसने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, और वो जो फैसला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको रिफर किया कि वो बाइंडिंग है उसमें, लेकिन अब तक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं आए, कोई स्केड्यूल, कोई डेट्स नहीं आई जिसपे आप कह सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी कंटेम्प्ट के लिए बुला सकता है। उसमें तो अभी इंटर कोर्ट अपील जो है वो भी चल रही हैं। तो ये सब मामलात हैं। मैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नहीं देख रही कि इमीडिएटली कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। इवेंचुअली शायद हम वहां जाएं,
लेकिन इस वक्त मैं नहीं देख रही है। इस वक्त नहीं देख रही है। अच्छा रीमा, एक नुकता और क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट्स मांगी थी और उन्होंने गो के सील्ड लेकिन रिपोर्ट्स दी और उसके बाद ही अदालत ने फैसला दिया कि बिल्कुल इलेक्शंस हो सकते हैं, इसके लिए पैसे भी मौजूद हैं और सब कुछ। गो के जो आपका फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे आपने भी बात की, उसके तरीक़ाकार में इन फंड्स, इलेक्शन फंड से मुतल्लिक वजाहत ज़रूरी है, पार्लियामेंट में पेश हो गया। लेकिन अगर ये गुंजाइश निकाल दी है कि बिल्कुल फंड्स हैं और हो सकते हैं और अदालत ने उसकी बुनियाद पर फैसला दिया, तो ये कवर लेके तो फिर अगर जाती है और ये दलील लेके अगर फिर वापस जाती है वफाकी हुकूमत अदालत में, तो क्या अदालत इसको मान सकती है? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझी। ये दलील लेके कि पार्लियामेंट ने हमें ऑथराइज नहीं किया कि हम ये फंड इस्तेमाल करें? नहीं, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा ने बता दिया हुआ था ना अदालत को, रिपोर्ट अपनी जमा करवा दी हुई थी कि फंड से मुताल्लिक। जी, तो मुझे मालूम नहीं है एक उन रिपोर्ट्स में क्या है, और दूसरा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग अभी तक हमारे सामने आई नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स को क्या डिसमिस किया है, उन रिपोर्ट्स को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने असेस किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक शॉर्ट ऑर्डर है जो हमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताता कि अदालत ने किस तरह इन पूरे मामलात को जो कंसर्न्स थे डिफेंस के इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उनको किस तरह डिसमिस किया है। जब तक वो मेरे सामने नहीं होगा आई कांट रियली स्पीक अबाउट इट। ओके, फेयर इनफ। लेकिन अगर कोई कबाहत होती या कोई ऐसी उसमें गुंजाइश होती कि नहीं फंड्स मौजूद या नहीं करवा सकते, तो फिर तो अदालत कह देती ना कि आप रुक जाएं अभी, या आगे थोड़ी सी गुंजाइश निकाल देती। नहीं, शायद अदालत ये नहीं कह सकती, क्योंकि वो जो आर्टिकल 224 पे को बेसिस बना के मेरा ख्याल है अदालत का ये पॉइंट था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइन ने वाज़े तौर पे कहा है आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप जहां से भी बंदोबस्त करें, इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें। हर हुकूमत की जो इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, वो बाउंड है। मेरा ख्याल है ये अदालत का फैसला था। अब उन्होंने मेरा नहीं ख्याल डिटेल्स दी होंगी कि आप किस तरह से पैसे अरेंज करें, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली। अच्छा भट्टी साहब, ये जिस तरह बात करिए रीमा के, बिल्कुल अगर बहुत ही आप ख्याली बात करें या रिटोरिकल बात करें तो पूरी काबीना के ऊपर लग सकती है तौहीन अदालत, अगर अदालत चाहे तो। राना सनाउल्लाह साहब आगे से कहते हैं, हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए पूरी पार्लियामेंट को और नाअहल कर दें, तो ये आपको मामला किस तरफ जाते हुए लग रहा है? अलीना, मुझे भी सुन लीजिएगा बात। देखिए मैडम शेख, भट्टी साहब पहले देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अगर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन करवाना होता, अगर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने अपने आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता, अगर वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने होते, अगर वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी देनी होती, तो बात ना हाई कोर्ट तक पहुंचती, ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती, ना यहाँ तक पहुंचती और इलेक्शन हो जाते। चूंकि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने, तो लिहाजा बात यहाँ तक पहुंची हुई है और बात सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली तक पहुंची हुई है। अब है क्या कि कल तक हर मामले से लाताल्लुक़ थी ये पार्लियामेंट, कल तक एक गैर फ़ाल थी ये पार्लियामेंट, कल तक बकौल पीडीएम जाली पार्लियामेंट थी, जुर्लूज़दा पार्लियामेंट थी और फिर अधूरी भी थी पार्लियामेंट। ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी जमात इसमें नहीं है, लेकिन अचानक मरकज़ी हैसियत क्यों इख्तियार कर गई है पार्लियामेंट? इस वजह से कर गई कि सब के सब पार्लियामेंट के पीछे जा छुपे। फ़ौरन पार्लियामेंट इजलास हो जाते हैं, फ़ौरन कानून साजी हो जाती है, फ़ौरन करारदादें निकलना शुरू हो जाती हैं कि वज़ीर आज़म हुक्म ना माने, रद्द करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला, पूरे मुल्क के इंतखाबात एक साथ कराएं। वफाकी काबीना के 3-4 दिनों में 3-4 हंगामी इजलास होते हैं और वफाकी काबीना भी इलेक्शन फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेज देती है और फिर के पार्लियामेंट वो फंड देगी। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि जो फंड्स हमने, जो पैसे हमने देने इलेक्शन कमीशन को 2 सूबों के इलेक्शन के लिए, वो छप रहे हैं और उस पर अभी कायदे आज़म की तस्वीर नहीं छपी। वो 8 अक्टूबर तक छपेगी, स्याही खुश्क होगी और फिर पैसे दिए जाएंगे। आप 8 अक्टूबर की बात करें, नदीम मलिक साहब से बात करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो फिर 8 अक्टूबर को भी भूल जाएं, तब भी नहीं होंगे इलेक्शन। लेकिन फिर वो अगले जुमले में अपनी बात थोड़ी सी वापस खा गए अपने अल्फाज। जी मैडम शेख कई मरतबा इधर बात कर चुके हैं, हम भी बात कर चुके हैं कि अगर अब मैनेज कर गई पीडीएम
तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन लगता है ऐसी है कि होते नजर नहीं आएंगे। अच्छा, फिर मजे की बात आगे सर, अब क्या हो सकता है जरा ये बताएं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही बताने जा रहे हैं कि इसके ऊपर बुलाया जाएगा वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम साहब को? नहीं, वही बताने जा रहा। अच्छा, अब इसी समातों के दौरान ये जो फैसला आया था, ये जो 3 रुकनी बेंच की समात थी, उसमें रिमार्क्स दिए जज साहबान ने कि हमें कायल ही नहीं किया जा सका, हमें बताया ही नहीं गया कि क्यों नहीं इलेक्शन हो सकते, मतलब फंड्स वाकई नहीं है, मतलब अमनो-अमान की सूरत हाल वाकई है, ऐसी नहीं, हमें कायल नहीं किया गया इस पर। ये भी ज़हन में रखिए। अब होगा क्या जी? अब होगा क्या? हुकूमत क्या करे? हुकूमत एक तो ला रही है इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम सुना कर रही है कुछ, और उस पे भी उनको है कि उनको शायद रिलीफ मिल जाए कोर्ट से। अच्छा जी। दूसरा 20 तारीख तक जाना है, 20 अप्रैल तक जाना है। कानून साजी बन जाएगी उस वक्त तक, वो जो उन्होंने कानून साजी किया उसको नोटिस वाली, तो उसके बाद हुकूमत हो सकता है अपील में जाए और फिर वो 3 रुकनी बेंच के पास, ये 3 सीनियर जजेस के पास उनकी अपील जाए, तो फिर 20 अप्रैल तक मामला आगे ले जाना है। पहली बात, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, अहम बात की है भट्टी साहब ने कि इस तरह से बच सकते हैं तौहीन अदालत से। जी, इनको तौहीन अदालत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में ये जो कानून साजी की गई है जिसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स, वजीर खजाना को बुलाएं, वजीर दाखिला को बुलाएं, पार्लियामेंट और वफाकी काबीना का तो काम ही कोई नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, लेकिन ओके, लेकिन आपने कहा इस फैसले के ऊपर अपील हो सकती है। हुकूमत ये इन ऑप्शंस पे गौर कर रही है कि 20 तारीख जब ये जो कल कानून साजी हुई है रूल्स एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक, अपील होनी है ना मैडम, बिल्कुल 30 दिन के कानून साजी के बाद तो इसके ऊपर वो हो और करे। लेकिन मजहर अब्बास साहब ब्रेक भी लेनी है, तो इसको जरा मुख्तसर रखिएगा। आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे सर, पहले वो कर लें, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। नहीं, देखिए, मैं रीमा साहिबा की इस बात से तो एग्री करता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इतनी एक्सट्रीम पोजीशन फौरी तौर पे नहीं ले, लेकिन वजाहत तो प्राइम मिनिस्टर को ही करनी है। ही बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव, काबीना के हेड वही हैं, लीडर ऑफ द हाउस वही हैं, तो ऐन मुमकिन है कि अगर उस वक्त शो कॉज ना दिया जाए तो कम से कम वजाहत के लिए वजीर आजम को तलब किया जा सकता है कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री जवाब नहीं दे रही सही मानों में और कन्विंस नहीं कर पा रही, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही आके कन्विंस करते हैं या अदरवाइज। बट सर, रीमा ये नुक्ता उठा रही थी कि अगर जैसे एक एफर्ट उन्होंने शो की ना अपनी तरफ से कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से निकालने हैं आपने, तो हमारे पास अभी तरीका कार वजह नहीं है कि किस तरह से हुकूमत निकाल सकती है इलेक्शंस के लिए, खास तौर पे अगर आप पढ़ें वो सेक्शन। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमने इनके सामने रख दिया, पार्लियामेंट के सामने, ये जरा वजाहत करें हमारी। तो इसके ऊपर एक चीज याद रखिएगा, अगर इलेक्शंस नहीं होता और इन्हीं एक्सक्यूजेस की वजह से इलेक्शन नहीं होता, हम एक ऐसी रिवायत कायम कर रहे हैं पाकिस्तान में जो आने वाले वक्त में इन्हीं जो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त है, ओके ठीक है, ऑपोजिशन में होंगे तो इनको हर्ट करेगी ये चीज़, ये याद रखिएगा। सर इसके ऊपर ज़रा आगे जाके बात करते हैं, बट मुख्तसरन चले एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। उसके बाद ये जो बात है कि क्या इसके ऊपर अपील हो तो हुकूमत बच सकती है, और फिर आज का बड़ा फैसला ये भी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ओहदे से हट गए हैं जी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या रेलेवेंस है इसकी, कुछ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं कि डेडलाइन गुजर गई, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ना पैसे दिए, ना निगरान हुकूमत ने जितनी नफरी रिक्वायर्ड थी उसके आसपास भी कोई फिगर दिया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना के खिलाफ फंड्स ना देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनको बुला सकती है इस सिलसिले में? ये अपने तज्जियाकारों से हम पूछ रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, साफ़ी साहब प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। मज़हर अब्बास साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले एक नुक्ता उठाया था, और मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा रीमा की उसके ऊपर वजाहत भी जान ले। रीमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मज़हर अब्बास साहब ने सवाल किया था कि वो ये ज़रूर राय रखते हैं कि ठीक है, उस तरह शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म को बुला के उनको नोटिस जारी करके पूछा तो जा सकता है। एक्सटेंट तक जाते हो, वजीर आजम जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, एकदम अगर उनकी तरफ से एक वजाहत आ जाती है कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल आप फॉरेन कंटेम्प्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। इवेंचुअली शायद हम वहां जाएं, लेकिन इस वक्त मैं फॉरेन नहीं देखती, क्योंकि हमने देखा है कि बिल जो है वो उसमें कहा गया है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए जाएं। अब सेनेट की तरफ से क्या
क्या तजावीज़ आती हैं देखते हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं वो लेना शुरू कर दिए हैं हुकूमत ने। दूसरी बात अलीना, मैं वज़ीर साहब से एग्री करती हूँ, ये कोई बहुत खुशाइन चीज़ नहीं है कि आपके मुल्क में इस तरह हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, और हुकूमत जो है वो नहीं करवाना चाह रही, वाजे है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल तारीफ आज से शुरू होती है। एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सिर्फ ये चीज़ सेट नहीं करती, मेरा ख्याल है बुरा प्रेसिडेंट हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, एक के बाद एक। सुप्रीम कोर्ट की 63A पे जजमेंट जिसने इस तरह की सियासी अनसर्टेनिटी क्रिएट की, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, उसके बाद 2 असेंबलीज डिसॉल्व कर दी गई प्योरली सिनिकल पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, मुल्क से इंस्टेबिलिटी जो है वो लाने के लिए। ये क्या अच्छे प्रेसिडेंट है? और अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से हटके नहीं करवाना चाह रही। ये सब जो है आइन के जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं उसके खिलाफ बातें जाती हैं। तो आज से मेरा ख्याल है वो बुरे प्रेसिडेंट शुरू नहीं होते, इनकी एक लंबी तारीख है और पिछले 1 साल में तो हमने बहुत दफा देखा है। तो सिर्फ तज्जिए में मैं अपनी वो भी तारीखी एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी लाना चाहूंगी कि कहाँ से वो बुरे कदम जो हैं जो शुरू हुए जिसकी वजह से आज हम वहां हैं जहां हम हैं। एक अपील पे बात अलीना, सॉरी, फैक्चुअल क्लैरिटी, कि क्या हमें नहीं लगता कि ये एक राइट है उनका जिनके खिलाफ एक जजमेंट आई है कि वो अपील में जाएं? अब अपील जो है ये 184(3) का मसला ही ये था कि इसके बाद कोई अपील नहीं होती। तो अपील देके कोई आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं की। अपील जो है जिन लोग जितना बेंच था 3 जजेस का जिन्होंने फैसला किया, उससे बड़ा बेंच बनेगा, एक लार्जर बेंच बनेगा जो अपील सुनेगा अकॉर्डिंग टू द बिल। और उसके बाद अरीना अगर फैसला सब कहते हैं कि 90 डेज में इलेक्शंस होने हैं, अगर फैसला वही आता है तो इवेंचुअली तो वही प्रोसीडिंग फिर से शुरू हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत अपील का इंतजार करिए, अपील के बाद वो क्या करेगी, इवेंचुअली तो वो आंसरेबल होगी जो भी जजमेंट फाइनलिटी इख्तियार करती है सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरा ख्याल है इसको हमें एक इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए, चीज है इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन रीमा, क्या उनको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी कि अगर वो उस वाले मामले के ऊपर, इलेक्शन वाले मामले के ऊपर कर लेते हैं सो मोटो के ऊपर अपील, तो एक गुंजाइश तो निकल आएगी कम से कम? या फिर आप समझती हैं कि कंप्लाई ना करना इस वाली दरखास्त के ऊपर ये फिर भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? अलिया, गुंजाइश इन द सेंस जो अपील में हमेशा होती है कि अगर ओरिजिनल जो फैसला है उस पर आपको स्टे मिल जाता है तो आपको कोई वक्त मिल जाता है, लेकिन अपील जो है वो तो एक राइट है अलीना, इसको हमें गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अपील के बाद वो भी 2-3 दिन हफ्ते में अपील सुन के आप फिर से जो फैसला है अगर यही रहता है तो यही फैसला रहेगा, इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है हुकूमत को करनी पड़ेगी। तो अपील का मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये फैसला दुरुस्त है तो फिर उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट तो इसी पे करना पड़ेगा, अगर अपील हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। बट आई थिंक भट्टी साहब जो बात कर रहे थे पूरे पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि अगर आप ओरिजिनल सो मोटो की तरफ देखें और वहां पर अगर अपील के अंदर ये कह दिया जाता है 3 जज साहिबान की तरफ से, जो कमेटी बनती है उसकी तरफ से, कि जी आप फुल बेंच बना दें और वो डिसाइड करें और समझें, वो पूरी की पूरी जो मामला है उसको उठा के सेट असाइड कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये जो हुक्म था इलेक्शंस करवाने का इसको भी साइड पर रखें, हम बाकी चीज़ों के ऊपर करते हैं, तो फिर तो हुकूमत को इसका बेनिफिट नहीं होगा। सलीम साफी साहब को पहले ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। साफी साहब, सर आप कहिएगा, आपसे भी यही सवाल, किस तरह से आप इन मामलात को टर्न आउट करता हुआ देख रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है? हुकूमत के खिलाफ हो सकती है, ये नहीं हो सकती ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और विद सम एक्सटेंट कराची के लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन पहले से लग चुकी है। अभी आप देखें कि यहाँ पे पंजाब के इलेक्शन पे तो बड़ा ज़ोर है जी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी वही सूरत हाल है और मुझे तो न इलेक्शन से कोई असर पड़ेगा ना उस मसलन अभी पहले PTI के हाथों वहाँ पे लूट मार हो रही थी, अब JUI के हाथों वहाँ पे लूट मार हो रही है। पहले भी वो सूबा हालत जंग में था, लोग मर रहे थे, आज भी मरे हैं, किसी TV पे ख़बर आई है, किसी ने उस पर तबसरा किया है? या मसलन इधर PTI का शहबाज गिल पकड़ा जाता है, इमरान ख़ान का आना जाना उस पर तो शोज़ भी होते हैं बड़ा। ये मौलाना हिदायतुर रहमान जो है जी, उसने गवादर में क्या जुर्म किया है? वो अगर इमरान ख़ान ये जत्ता लाए थे उनके साथ तो हज़ारों ख़वातीन निकल आई थी, किसी टॉक शो में उसका ज़िक्र होता है, किसी अदालत ने उसका नोटिस लिया है?
कोई उनको इंसाफ मिला है या कोई उसकी बात कर रहा है। तो ये जो मामला है ये है पावर गेम। इस मुल्क से आईन और कानून अमलन 2017 और 18 में रुखसत कर दिया गया था। जब इमरान खान को लीडर बनाने के लिए मीडिया को भी तकसीम किया गया, जब आरटीएस को भी फ़ैल कराया गया, जब जुडिशरी को भी तकसीम किया गया, जब व्हाट्सएप पे फ़ैसले कराए गए, जब इलेक्शन ट्रांसमिशन से आरटीएस के फ़ैल होने का और पोलिंग एजेंटों को का जिक्र करने की वजह से मुझे निकाल दिया गया और भट्टी साहब को बैठे रहने दिया गया, तो उसके बाद ये जिसकी लाठी उसके बेंस का मामला है। वो अब मसलन ये असम्बली जाली थी, जाली है, जाली रहेगी न। हुकूमत इतना गम है साफी साहब आपको भी उसका कि आज तक आप भूले नहीं हैं और आज तक आप यही कह रहे हैं, और फिर आज जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर चले फिर इलेक्शंस करवा देना, सर इलेक्शंस हुकूमत को कहे क्या कबाहत है, करवा ले इलेक्शन। तो मेरा कुछ कहते हैं मुझे टीवी पे बैठने का शौक नहीं है। इस प्रोग्राम में भी आप लोग जबरन, मुझे गम इस चीज का है सर, हम बांध के बिठाते हैं की बेटी पोलिंग एजेंट थी, उसको निकाल दिया गया। मुझे इस चीज का गम है कि मुझे पता था कि कासिम सूरी तीसरे नंबर पर आए हैं और टप्पे लगवा कर उनको जितवाया गया। मुझे ये पता है कि कराची में MKM जीत रही थी और उनको जबरन हरवाया गया। तो ये एक जाली निज़ाम इस कौम पे मुसल्लत किया गया है। उसके नतीजे में अदलिया तकसीम हुआ, मीडिया तकसीम हुआ, सियासत तकसीम हुई, सब कुछ तकसीम तो हुआ। सर अब तो सब न्यूट्रल हो गया ना, तो अब करा दें इलेक्शन। सब न्यूट्रल नहीं, सब अखलाकी जवाज हो चुके हैं। मसलन जो लोग असेंबली को जाली कहते थे, किस मुंह से उसमें बैठे हुए हैं। और ये जो जज साहिबान जिनके फैसलों के खिलाफ खुद अपने जजेस फैसले दे रहे हैं, उनके फैसलों की क्या हैसियत रह गई है? वो मीडिया तो आपके सबके सामने है। मैं तो कहता हूँ सर मीडिया भी बुरा, एस्टैब्लिशमेंट भी तो है ही बुरी, फिर आप अदालतों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस भी बड़े गंदे। तो सर क्या करें? मुझे सिर्फ इतना बता दें, करें क्या? क्योंकि आपने ये भी जुमला बोला कि इलेक्शन से कुछ नहीं होना, इलेक्शंस करा के देख लें आप। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दे, हाँ। और उसमें सब अपने अपने जराइम का एतराफ़ करें, जजेस अपने का करें, मीडिया अपने का करे, सियासतदान अपने का करे, और उसके बाद आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब मसलन पंजाब के मईशत और उसका एक दूसरे से क्या ताल्लुक है? इधर रोला बना हुआ है। या तो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पंजाब रख लें और रिपोर्ट कार्ड का नाम जो है पंजाब कार्ड रख लें, या अगर नहीं करना है पूरे मुल्क की बात करनी है तो फिर तो सबकी यकसा बात करें। सर नहीं, आप इसको पंजाब सेंट्रिक बना रहे की जवाब है। नहीं, आप हालांकि इसको पंजाब सेंट्रिक, हमने तो कल भी ये सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की क्यों नहीं बात हो रही है। कल जो PTI ने इससे मुतल्लिक वो की हुई है, पिटिशन की थी, उसको भी एतराज़ात लगा के वापस भिजवा दिया। हमने कल इसके ऊपर भी बात की, फिर हम ये भी बात करते हैं कि जी जब आइन कहते हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, आइन में तो ये भी था ना कि पोलिंग एजेंट उधर मौजूद रहेगा। आइन में तो ये भी था ना कि फौज मुदाखलत नहीं करेगी सियासत में। तो 2018 का सारा इलेक्शन उन्होंने हाईजेक करवाया था कि नहीं करवाया था? सवाल तो मेरा ये भी है साफी साहब, 2018 से आगे सर मेरा तो सवाल ये भी आपसे सर वसा देता रहा कि 2018 से आगे बढ़ने के लिए 2023 में हम रिपोर्ट कार्ड वालों को क्या करना पड़ेगा? साफी साहब ये सवाल भी है। ज़रा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी मामला तो हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी जानिब खबर ये भी आई है कि गुजरावाला बार के सदर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया है और उसकी बुनियाद ये उन्होंने बनाई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुज़श्ता रोज़ जो कन्वेंशन में उन्होंने शिरकत की, वो कहते हैं कि जी ये न सिर्फ एक सवालिया निशान हो जाता है साख के ऊपर अदलिया की, बल्कि उन्होंने कहा यह कोड्स और प्रोसीजर्स की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके ऊपर वजाहत भी दी है। उन्होंने एक पेज का पूरा लेटर
लिखा है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी तकरीर करने से मुतल्लिक उनसे पूछा भी गया था, जाने से पहले उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था अपने दफ्तर के ज़रिए पार्लियामान से कि क्या यहाँ पर कोई सियासी नौइयत की तकरीरें होंगी। उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी, नहीं जी सिर्फ आइन की बात होगी, दस्तूर की बात होगी। फिर मुझसे पूछा गया कि मैं क्या तकरीर करना चाहूँगा। मैंने पहले तो माजरत की, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि फ्लोर के ऊपर कुछ सियासी नौइयत की तकारीर हुई तो फिर मैंने भी तकरीर कर दी और वजाहत देना ज़रूरी समझा। अब इससे मुतल्लिक सवाल ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आइनी कन्वेंशन के हवाले से जो वजाहत की जा रही है वो दुरुस्त है? क्योंकि बड़ा इसके ऊपर शोशा छिड़ा हुआ है और शोर शराबा हो रहा है सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे। रीमा, मैं ये तो जानती हूँ कल आपने इसके ऊपर अपनी पोजीशन जो है हमारे तमाम एनालिस्ट ने साफ़ी साहब के अलावा वाज़े कर दी, बट आज जो वजाहत आई है इसके ऊपर कहिएगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद कहते हैं कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर बैठा था, किसके साथ बैठा था, मैं तो वहाँ पर आइन की बालादस्ती के लिए और उससे सॉलिडारिटी के लिए गया था। वजाहत काबिल कबूल है? मेरा ख्याल है जो कल रिएक्शन आया वो बहुत डिसप्रपोर्शनेट था। जिस तरह से उनके ऊपर ट्रेंड्स चले, उनके ऊपर तनकीद सिर्फ ये नहीं थी कि आप चले माइल्ड कंसर्न शो कर दें कि कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, लेकिन हमने देखा कि बहुत सख्त सीरियस कैंपेन उनके खिलाफ चली। और अभी आपने ये जो फैक्ट्स हैं, कल मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा क्लैरिफाई कर दें लेकिन वक्त नहीं मिला कि ये पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली होस्ट कर रही थी, वो वेन्यू था जहां पे ये कन्वेंशन 50 ईयर जुबिली आइन की कमेमोरेट हो रही थी। उसमें कोई ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे, सब साथ बैठे थे। फिर भी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुझे बेहतर लगता कि अगर वो इस साइड पे बैठ जाते, और उन्होंने वजाहत भी की है कि वो यही चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में बिठा दिया गया, शायद इज्जत देने के लिए फ्रंट सीट दे दी गई। तो मेरा ख्याल है दिस शुड क्लोज द मैटर। जो आपने रेफरेंस की बात की है, विद मतलब रिस्पेक्टफुली मैं क्या कहूँ, जिस तरह की जुबान उसमें इस्तेमाल हुई है कि वो एक डेन ऑफ द मोस्ट करप्ट मनी लॉन्ड्रर एंड टैक्स एवेडर्स माफिया ऑफ पाकिस्तान उनकी ऑफिशियल सिटिंग प्लेस में बैठ गए। अब ये जुबान इस्तेमाल हो रही है आपकी पार्लियामेंट के लिए, तो बहुत मुझे अफसोस होता है कि कल हम सब भी बहक गए और हम भी इस तरह की बातें करने लग गए कि पार्लियामेंट जो है वो एक तरह से कोई टैबू जगह बन गई है, जहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, अगर कोई कन्वेंशन भी वहां पे रखी गई है, उनको अटेंड नहीं करनी चाहिए। जबकि मेरी नजर में कल का मौकफ मैं दोहराऊंगी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गए, सब जजेस को जाना चाहिए था। आइन सबका है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा आइन की बात करती है। अगर उसको हमने कमेमोरेट करना है, आजकल का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें और भी जरूरी है कि सब दिखाएं कि वो एक आइन में तो यकीन करते हैं, उसके तो वो साथ हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अनजस्ट क्रिटिसिज्म हुआ, और ये रेफरेंस तो बिल्कुल मजाक है। रीना, आप इसकी जुबान को देखिए किस तरह की। ये मजहर अब्बास साहब, ये गौरतलब बात है रीमा की कि आज के माहौल में खासकर ज्यादा जरूरी है कि हम सॉलिडारिटी शो करें आइन के साथ, आइन की बालादस्ती के साथ। देखिए, मेरा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जजेस शुड ओनली स्पीक फ्रॉम देयर जजमेंट। लेकिन अगर कन्वेंशन था, जाहिर है वो कन्वेंशन था, लेकिन उसकी सेटिंग जो थी, चूँकि कन्वेंशन था, लिहाजा अगर जहाँ स्पीकर की कुर्सी रखी वहाँ 2-3 कुर्सियाँ और रख दी जाती, वहाँ फ़ाइज़ ईसा साहब बैठते उधर उसमें, और कुछ 1-2 लोग फॉर्मर चीफ जस्टिस वगैरह अगर उनको इनवाइट किया था और वो आए थे तो उनको बैठाया जाता। ये जो कन्वेंशन का स्टाइल था वो कन्वेंशन का स्टाइल लग नहीं रहा था, ये बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग लग रहा था। उनके साथ स्पीकर ने किया है, परवेज अशरफ ने। वही मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और करारदादें भी पास हो गई ना दरमियान में, तो वो माहौल ऐसे ही लगा शायद पार्लियामेंट है। यही एग्जैक्टली, तो उसको वो नहीं लगना चाहिए था। देखिए, राजा परवेज अशरफ बिल्कुल दूसरा असद कैसर बना हुआ है और जरदारी के कहने पे इस तरह की हरकतें करता है। ये कसूर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तो नहीं है। फिर स्पीकर ने बिल्कुल भी, स्पीकर साहब ने उस तरीके का जो उन्होंने कमिटमेंट की थी बकौल फ़ाइज़ ईसा साहब के उसके वजाहत के, तो अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो आपने, और मैं बिल्कुल उनके खिलाफ जो कैंपेन है उसको नहीं एंडोर्स करता, लेकिन स्पीकर को ये ज़रूर सोचना चाहिए था, और गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि जब आप इसे कन्वेंशन कर रहे हैं तो फिर उसे कन्वेंशन के अंदाज में होना चाहिए। वो कन्वेंशन के अंदाज में नहीं लग रहा था, और जाहिर है क्योंकि अकेले सबको बुलाया था लेकिन वो अकेले गए, तो एक एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई उनकी। और गालिबन मेरी इत्तला है कि आज वो इस वजह से पहले गालिबन चीफ जस्टिस से मिले हैं
लेकिन मैं कंफर्म इस पे इस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन एक इत्तला है कि वो उससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी। जाने से पहले आप कहना चाहते हैं? नहीं, जाने से पहले नहीं, अभी आज की बात, आज का लेटर। अच्छा, ये बड़ी आप बता रहे हैं ज़राए से खबर। चलिए इसके ऊपर मज़ीद भी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं एम्बैरेसिंग क्यों हुआ ये जस्टिस फाइज़ा के लिए एम्बैरेसिंग क्यों है कि वो गए? ये तो एम्बैरेस तो फिर स्पीकर को होना चाहिए या हुकूमत को होना चाहिए। मैं फाइज ईसा की एम्बैरेसमेंट में इसकी बात, यानी उनको डाला गया ना एक ऐसी पोजीशन में, जब आपने उनसे कमिटमेंट की थी कि पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं होंगी, तो फिर क्यों नहीं रोकी गई? तो फिर काजी फाइज ईसा साहब का जाना फिर दुरुस्त है ना? कल जो ब्लेम है, कल पूरा दिन ब्लेम जस्टिस काजी फाइज ईसा पे हर कोई कर रहा था कि उन्होंने पीडीएम ज्वाइन कर ली, उन्होंने कोई जजेस के जो एथिक्स हैं, प्रोफेशनल कोड है, उसकी वायलेशन कर दी। एग्जैक्टली यही सवाल है, इसी को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ बाकी तजियाकारों की भी राय आए। आपकी बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। मज़हर अब्बास, अब सिर्फ इतना कह दीजिएगा मुख्तसरन कि सर क्या आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को नहीं जाना चाहिए था, ज़्यादा उनके पार्ट पे थोड़ी सी गफलत हो गई, या फिर उनसे तो कमिटमेंट हुई थी, स्पीकर ने की थी, तो स्पीकर साहब को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए? काजी फाइज ईसा का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं तो उसूल का को मानता हूँ कि जजेस को पब्लिक अपीयरेंस जजेस की नहीं होनी चाहिए। अच्छा अलीना, सॉरी, मैं एक चीज छोटी सी 10 सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे बार्स जो है जजेस को बुलाती हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हर साल आपके सिटिंग जजेस आते हैं। जजेस का एक पब्लिक डिस्कोर्स में अगर वो आइन की बात कर रहे हैं, हमारी अदलिया की तारीख की बात कर रहे हैं, अपनी जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज है। नहीं, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस इज नॉट द बार एसोसिएशन। हम लोग जजेस को सॉरी मज़हर साहब, लेट मी कंप्लीट। कंट्रोवर्सी जो है वो और लोग बनाते हैं, उनको थोड़ा देखना चाहिए कि क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा स्टैंड्स फॉर समथिंग। बहुत से इस मुल्क में लोग हैं जिनको उनसे प्रॉब्लम है, वो कुछ भी करेंगे। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चल के भी चले जाएंगे, आप उससे भी कंट्रोवर्सी बनाएंगे। किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया आप 90 दिन की मुद्दत पे क्या कहते हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उससे भी कंट्रोवर्सी आ गई कि उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया। अब अगर एक इवेंट पे आइन को कमेमोरेट करने के लिए जजेस से बेहतर कौन बात कर सकता है? आपको जजेस को बुलाना चाहिए। प्रॉब्लम इज कि वो कंट्रोवर्सी बाकी लोग जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या बात की, उनकी स्पीच में क्या मसला था? कह रहा हूँ, मैं तो तकरीर को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जजेस अपने कंडक्ट से। मज़हर अब्बास साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया। ठीक है रीमा, ओके रीमा, मज़हर साहब आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया। मेरा ख्याल है बाकी पैनलिस्ट को इजाज़त देते हैं। भट्टी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ इसको मुख्तसर रखिएगा। देखिए मैडम शेख, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उनका वहाँ होना। उनको वहाँ मुझे देखा जब मैंने, तो मुझे बहुत हैरत हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत तशवीश हुई। साफ़ी साहब देखें, एक तो बात ये है कि ये अक्सर ये बात की जाती है ना कि इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है। तो मैंने पिछले दिनों भी एक तजवीज़ दी थी कि जी वो जो साकिब निसार साहब थे, उनके वो फ़ंड में तो अब कई 100 अरब रुपए जमा हुए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उधर से 20-25 अरब रुपए उनको दिलवा दे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो ज़्यादती की है सबसे ज़्यादा वो स्पीकर ने की है। ठीक है। और स्पीकर ने एक तो जब उसको कन्वेंशन का नाम दिया था, और उसमें थे भी, यानी कन्वेंशन था, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, उसमें ताजिर भी थे, तो फिर उसको कन्वेंशन के तर्ज पे करना चाहिए था। दूसरा, फिर ये ज़्यादती की थी कि उनको सीटिंग की जो जगह दी थी, मसलन बिल्कुल इस तरह था कि उधर ऐसे लग रहे थे आप फाइज ईसा साहब, जरदारी साहब और उनके साथ जिस तरह हम इरशाद भट्टी साहब के साथ बैठे होते हैं, तो एक ये ज़्यादती थी। फिर फाइज ईसा साहब को भी चाहिए था कि ठीक है तमाम जजेस इनवाइटेड थे, लेकिन उनको देखना चाहिए था कि जब बाकी जजेस नहीं जा रहे हैं और उधर ये जो स्पीकर साहब हैं जो जरदारी साहब के असद कैसर बने हुए हैं, वो उसको बिल्कुल उस तरस पे चला रहे हैं जिस तरीके से वो असम्बली को चलाया जाता है। तो मेरे ख़्याल में फिर बेहतर होता, पहले तो बाकी जजेस अगर नहीं जा रहे थे तो फाइज ईसा साहब को भी नहीं जाना चाहिए था, और फिर जब जाके उन्होंने माहौल देखा
कि जरदारी और बिलावल और ये सब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो उनको फिर वहाँ से निकल जाना चाहिए था। बट अगर वो उठ के जाते तो उसका और गलत पैगाम ना जाता कि वो ठीक रहता उस वक्त? नहीं, आप मुझे बुलाएं रिपोर्ट कार्ड में, मेरे साथ वादा एक करें और इधर माहौल दूसरा हो, तो फिर मेरा हक नहीं बनता कि मैं वापस चला जाऊं। तो जब स्पीकर ने उनके साथ धोखा किया तो फिर फैज़ ईसा साहब को जाना चाहिए था, ये उनका हक था। ठीक है, रीमा आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? मोलहिल अलीना, ये एक छोटी सी चीज थी। इशू ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ कुछ ना कुछ लोगों को चाहिए, वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर जो हैं उनको बना दिया गया है और अब वो कुछ भी करते हैं उस पर कंट्रोवर्सी ही बनती है। ये एक छोटी सी चीज थी, इसको नजरअंदाज कर दें कि वो कहाँ बैठे हैं। इसको जिस तरह से स्पिन दिया गया, मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लम है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का आइन को सेलिब्रेट करना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी। अक्सरियत तज्जियाकारों की ये समझती है कि गो के स्पीकर साहब ने जो कमिटमेंट की थी उसको ऑनर नहीं किया, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। अव्वल तो इस तरह के फोरम्स को अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो और उन्होंने ऐसा माहौल पाया जहाँ पर सियासी नौयत की गुफ्तगू हो रही थी, तो फिर उनको उठ के चले जाना चाहिए था। रीमा उमर साहिबा इससे अग्री नहीं करती। वो समझती हैं कि ये खामखा का राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, इसमें कोई कबाहत नहीं थी। अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा चले गए या कहीं भी बैठ गए तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।